अगर पहले तीन विशेषज्ञों को आप देखें इंडियन इक्विटीज पर, तो नीलकंठ मिश्रा साहब आपको पहले पायदान पर आते हुए दिखते हैं। मिश्रा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। बताइए, किस हिसाब से आप वीकनेस पढ़ रहे हैं भारतीय बाजारों में, और क्या ये वीकनेस इंपोर्टेड है यूएस बाजारों से, या हम लोग एक इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड में हैं? शालीन, शुक्रिया। काफी काइंड वर्ड्स आपने कहे। यहाँ आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। भारत के बाजार पिछले 6 महीनों में दुनिया के इक्विटी मार्केट से काफी अच्छा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप देखें, जैसे अमेरिका की इकोनॉमी में जो रसल 2000 है, जो वहाँ का स्मॉल मिड कैप इंडेक्स है, वो ऑलरेडी जो अभी करंट के लेवल पे है, वो 6 महीने पहले के लेवल से नीचे है। हमारे भारत के स्मॉल मिड कैप्स आप देखें, हमारे निफ्टी को देखें, तो हमने काफी ग्राउंड कवर किया है। 1 ईयर रिटर्न्स पे भी हम लोग काफी आगे हैं। तो जो इंडिया की आउट परफॉर्मेंस होनी थी, इंडिया की ग्रोथ रेट्स अच्छी हैं, वो मेरे हिसाब से काफी हद तक हो चुकी हैं। सो अप्रैल के महीने में हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर थी ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में, लेकिन मई और जून में हमने काफी कैचअप किया है। इनफैक्ट हमने काफी आउट परफॉर्म किया है। तो अब जो आउट परफॉर्मेंस का जो असर दिखता था मार्केट के लेवल में, वो मेरे ख्याल से अब और बढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है अगले 2-3 महीने के लिए। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में अभी काफी कंसर्न्स आ रही हैं। तो ये हमने भी करीब 1-1.5 महीने पहले कहना शुरू किया था कि भाई देखिए, जो यूएस की इकोनॉमी में जो गुड्स डिमांड बढ़ने वाला था, वो काफी हद तक बढ़ गया है। और अब क्या होगा कि वो सर्विसेज, जो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं, उस पर फोकस करेंगे। आप चीन के गुड्स डिमांड को देखें, तो चीन का गुड्स डिमांड अभी अपने ट्रेंड लाइन से काफी नीचे चल रहा है। तो जैसे अगर उनका 10 ईयर ट्रेंड लाइन ऐसे बनाए, तो 5 ईयर ट्रेंड लाइन से थोड़ा नीचे था, और अभी के जो सेल्स हैं वो और भी नीचे हैं। और जो उनकी जो लॉस सेल्स थी 2-3 महीने के लिए, जब चाइना में भी लॉकडाउन हुआ था, तो वो भी कैचअप नहीं हो पा रहा है। तो एग्रीगेट लेवल पे, यानी दुनिया भर का जो गुड्स डिमांड है, वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा। केवल यूएस में ही स्ट्रेंथ था, क्योंकि यूएस में सरकार ने पैसे फेंके हैं लोगों पे। तो जब ये पैसा जो है वो गुड्स से अब हटके सर्विसेज में आएगा, या फिर लोग डर के मारे फिर वो सेविंग्स में ही रखे रहेंगे, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? और इसीलिए आप देखें कि यूएस के बॉन्ड मार्केट्स में एक इम्प्लाइड इन्फ्लेशन नंबर आता है। वहाँ पे एक ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज, टिप्स कहते हैं। तो टिप्स और जो 10 ईयर बॉन्ड है, इन दोनों के बीच का गैप जो है, उसको इम्प्लाइड इन्फ्लेशन कहते हैं, कि मार्केट ये अज्यूम कर रहा है कि तो वो नंबर भी अभी 3 महीने से लगातार गिर ही रहा है। तो मुझे लगता है कि अब अगले कुछ महीनों तक दुनिया भर में ग्रोथ की कंसर्न्स आएंगी। और अभी जो डेल्टा वेरिएंट, जो जिससे भारत को कितना नुकसान पहुंचा था, और कुछ हद तक जून में भी, और कुछ जगहों पे अभी भी चल रहा है, वो अब दुनिया भर में है। वो डेल्टा वेरिएंट जो है, वो इस कारण से भी एक्चुअली ग्रोथ कंसर्न्स काफी आ गए हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स में आता है, तो मुझे लगता है कि भारत के मार्केट में भी आएगा। और पर्टिकुलरली जो बीच में ट्रेड चल रहा था, वो ग्रोथ वर्सेस वैल्यू का, राइट, जो वैल्यू कहते हैं कि जिनका जो स्टॉक्स बहुत सस्ते थे, जैसे मेटल स्टॉक्स, ज्यादा कमोडिटीज के स्टॉक्स, कि वो चलेंगे, और जो ग्रोथ स्टॉक्स थे जैसे इंटरनेट और कंज्यूमर, वो नहीं चलेंगे। बट आप देखें, पिछले 2 महीने से यूएस में भी नैस्डैक जो है वो S&P 500 से अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो बिहेवियर इंडिया के मार्केट में भी आएगा। तो हमने मई के महीने में, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, बट आई थिंक ये ज़रूरी है, मई के महीने में हमने मेटल्स को अंडरवेट कर दिया, कि हमें लगा कि जो मेटल्स में जो तेजी आनी थी वो हो गई, और हमने वो वेट अपने मॉडल पोर्टफोलियो से निकाल के और ऐसे सेक्टर्स में डाला, जैसे पेंट्स, जैसे सीमेंट, जहाँ पे कॉस्ट में ग्लोबल कमोडिटीज हैं। जैसे कुछ पेंट्स कंपनीज का पेट्रोकेमिकल्स इनपुट होता है, सीमेंट कंपनीज का पेटकोक इनपुट होता है। तो अगर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस गिरेंगे, तो इन कंपनीज का मार्जिन में एक्सपेंशन। कुछ कंज्यूमर गुड्स कंपनीज भी हैं जहां प्लास्टिक इज अ वेरी पार्ट, मतलब बहुत बड़ा पार्ट होता है कॉस्ट का। तो विद इन द मार्केट हम लोग ऐसे सेक्टर्स को देख सकते हैं। जी,
चलिए, तो ये तो एक्सप्लेनेशन था एक बहुत ही बढ़िया ग्लोबल पिक्चर का कि आपको 2-3 महीने बाजार में परेशानी आती हुई दिखती है ग्लोबली। मिश्रा साहब, ये बताइए कि भारतीय बाजारों में आपने सीमेंट और पेंट्स पर अपनी रणनीति सेट की है लॉन्ग साइड पर, और कोई सेक्टर्स आपको अच्छा मूव देते हुए दिखते हों? सरकार की तरफ से बहुत तगड़ी पहल हो रही है डाइवेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। सरकारी स्पेसेस में आपको कोई अच्छा ग्रोथ मोमेंटम दिखता हो, या यहां से आप राय देंगे कि निवेशक परे रहें? डिसइन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से बहुत ही सकारात्मक कदम है, बहुत अच्छी चीज है, और मुझे लगता है कि सरकार उस पर पूरी तरह से कमिटेड है। बट उसकी प्रोग्रेस जो है वो क्योंकि अभी वो पैंडेमिक में चीजें स्लो हो गई, इतनी अनसर्टेनिटी है कि हो लगता है ग्लोबल बिडर्स भी थोड़ा स्लो हो जाएं, तो वो कितनी जल्दी वो प्रोसेस चलेगा उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। हमारे सबसे बड़े ओवरवेट, जो मैंने आपको सीमेंट और पेंट्स का बताया, वो इसलिए बताया कि मई में हमने उसमें थोड़ा वेट ऐड किया था, बट हमारे सबसे बड़े ओवरवेट सेक्टर्स हैं बैंक्स और इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो प्री पैंडेमिक पाथ था, जैसे मान लीजिए कि हम 6.5% पे ग्रो करते थे, तो अगर रियल टर्म्स में अगर FY20 यानी 2020 का साल जो था, 19-20 वाला साल, वो अगर 100 पे था, तो FY23, तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी मार्केट FY23 की अर्निंग्स पे चलेगा, क्योंकि आप समझ लें कि 6 महीने बाद हम सब लोग FY23 में कहेंगे कि भाई क्या अर्निंग्स आ रही। तो अगर FY23 की अर्निंग्स का लिंक थोड़ा भी GDP से है, तो ये देखना जरूरी है कि हमारी आउटपुट कहाँ रहेगी, राइट। तो अगर किसी ने पैंडेमिक के पहले अगर वो चार्ट बनाया होता, तो वो अगर 100 FY20 है, तो FY23 121 होता। अभी कंसेंसस FY23 के लिए 108 पे है, यानी कि करीब 10% लोअर है, राइट, 12 पॉइंट लोअर है। मेरे हिसाब से उसे 6 या 7 पॉइंट ही लोअर होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 5% प्री पैंडेमिक लेवल से गैप होना चाहिए, वो भी कंसेंसस 10% पे है। तो मुझे लगता है कि जब ये नंबर्स और एक्सेलरेट करेंगे, जब ये नंबर जब रिवाइज अप किया जाएगा, तो बैंक्स और इंडस्ट्रियल्स दोनों जगह पे आई थिंक काफी डर है। बैंक्स में तरह का डर होता है हमेशा, अभी केवल अभी नहीं, क्योंकि अभी के बुक में कोई प्रॉब्लम है, जो लोन मान लीजिए 100 रुपए के लोन किसी बैंक ने दिए हैं, उनमें से कितने लोन खराब हो जाएंगे, और दूसरा है कि वो जो 100 रुपए का लोन बुक है वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कितना होगा। मुझे लगता है कि जो अभी के लोन बुक में प्रॉब्लम है वो थोड़ी बहुत हद तक समझ में आ गई है लोगों को। जो ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, राइट। लोगों को लग रहा है कि जब लोन ग्रोथ ही 6% है, तो जो कंसेंसस अभी 10-11% पे FY22 का लोन ग्रोथ बता रहा है, और FY23 का भी 11-12%, वो आएगा कि नहीं। मुझे लगता है कि जब इकोनॉमी रिबाउंड करेगी, और कर रही है, तो क्रेडिट ग्रोथ भी आएगी, और इसीलिए बैंक्स और जो बड़े बैंक्स हैं, और पर्टिकुलरली जो थोड़ा कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फोकस करते हैं, और जो बड़े PSU बैंक्स हैं, तो उन सब बैंक्स में हम काफी ओवरवेट हैं। और इंडस्ट्रियल्स भी, जैसे अभी डर यह है कि अगर इकोनॉमी पैंडेमिक पास यानी पोटेंशियल से 10% नीचे रहेगी, तो किसी को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ये मानना है कि एक तो हम उसके काफी करीब आ रहे हैं, दूसरा जो एग्रीगेट लेवरेज है डेट इक्विटी BSE 500 का, या डेट EBITDA, या फाइनेंशियल सिस्टम में भी जो लेवरेज है वो काफी कम हो गया है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी को एक्सपैंड करना है, तो ये काफी अच्छा समय है, और उसके पहले आसार दिखने शुरू हो गए हैं कि कोई ऑयल और टेलीकॉम कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है, कोई सीमेंट कंपनी पेंट्स में इन्वेस्ट कर रही है, कोई स्टील कंपनी पेंट्स में इन्वेस्ट कर रही है, कोई वैक्सीन बनाने वाला NBFC चालू कर रहा है। सो ये सब दिखना शुरू हो गया है। तो अगर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पिकअप करती है, प्लस सरकार भी PLI स्कीम चला रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अच्छा काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बैंक्स और इंडस्ट्रियल्स, ये 2 सेक्टर्स में ओवरवेट रहने से ज्यादा। तो मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त रियल स्टेट स्पेस, स्पेशली कुछ दिग्गज स्टॉक्स ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिए यहाँ पे, साउथ बेस्ड कंपनियों ने अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिए यहाँ पे। आज हम ACC के नंबर्स को रीड कर रहे थे, क्या स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं सर। ये रियल स्टेट स्पेस पे आपकी राय क्या है? इसमें वैल्यूएशंस अगर आप देखें बहुत खराब हो चुके थे 2008 से लेकर 18 के बीच में, अब की बार स्पाइक एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजिबल है। आपकी इस स्पेस पे अप्रोच क्या है?
देखिए रियल एस्टेट सेक्टर इन जनरल मुझे लगता है कि काफी यानी कि हाउसिंग डिमांड और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से काफी अच्छा करेगा अगले 4-5 साल। आप देखें रियल एस्टेट और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एज परसेंटेज ऑफ जो GFCF बोलते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमी में जो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी होती है, तो काफी नीचे आके अब थोड़ा सा बाउंस कर रहा है। और ये जब चलता है तो 4-5 साल चलता है, क्योंकि फिर वो हर्ड मेंटालिटी होड़ लगती है लोगों में कि हम भी घर खरीदेंगे, हम भी घर बनाएंगे, पड़ोसी ने बना लिया वगैरह वगैरह। सो तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग डिमांड और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल काफी अच्छी मोमेंटम दिखनी चाहिए, और इसलिए भी हम थोड़ा सीमेंट पे काफी पॉजिटिव हैं। रियल एस्टेट कंपनीज का क्या है कि वो बहुत माइक्रो मार्केट पे फोकस करती हैं। सो अगर तो काफी फायदा हो सकता है, जैसे अगर इंटरेस्ट रेट लो हैं और काफी कंपनीज अब जैसे आप देखें इसको भरोसा होता है कि मॉर्गेज रेट जो है वो 7 के नीचे आ जाएगी, तो अगर इकोनॉमी रिबाउंड करती है, जो रईस लोग हैं उन लोगों के पास काफी पैसे हैं, सेविंग्स बची हुई हैं, और जैसे ही उनको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि इकोनॉमी शायद ठीक कर रही हो सकता है वो घर खरीदें, इन्वेस्टमेंट गेन्स काफी हैं, तो मुझे लगता है कि डिमांड अच्छी रहेगी। बट अगर किसी स्टॉक को आप खरीद रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि वो किस मार्केट में है, वो हैदराबाद में है, हैदराबाद के किस पार्ट में उसका लैंड बैंक है। तो ये बहुत स्टॉक स्पेसिफिक कॉल होता है। बट यस, मेरे हिसाब से रियल एस्टेट और हाउसिंग इन जनरल काफी सपोर्टेड रहना चाहिए अगले 4-5 साल। मिश्रा साहब, जरा एक सेक्टर पर आपका रुझान चाहेगा पूरा बाजार। हम लोग बहुत जबरदस्त मोमेंटम एक्सचेंज स्टॉक्स में देख रहे हैं, तीनों नाम आपको पता है। बहुत ही अच्छा मूव आपको ब्रोकरेज स्टॉक्स में आता हुआ दिख रहा है, नई नई कहानियां बाजार में आती हुई दिख रही हैं कि ये कोजी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं। आपके हिसाब से क्या ये मोमेंटम ओवरडन है, या वाकई आपको लगता है 3 साल, 2 साल, 5 साल का पिक्चर इन ब्रोकरेज कंपनीज के लिए, इन एक्सचेंजेस के लिए बहुत ही शानदार है? ये हम ये सेक्टर्स को कवर नहीं करते, तो इसलिए मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स पे तो कोई ओपिनियन नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इन जनरल मुझे लगता है एक स्ट्रक्चरल चेंज तो हुआ है, ये कि जो ईज विथ विच यू कैन इन्वेस्ट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, राइट। मतलब आपका पहले इतने सारे फॉर्म भरने होते थे, अब वो KYC हो रहा है, अब KYC करके आप जितने पोर्टफोलियोज खोलने हैं आप खोल सकते हैं। जो इक्विटीज में इंडिया की अंडर इन्वेस्टमेंट है, तो जो सारी कहानियां हमें पता है, तो वो एक रीसेट तो हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर आप 3 से 5 साल देख रहे हैं और इंडिया की इकोनॉमी अगर 10-12% पे बढ़ सकती है, तो मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी बढ़ने चाहिए। जैसे वेल्थ और इनकम इफेक्ट्स स्ट्रांग होंगे, तो इन्वेस्टमेंट और डाइवर्सिफिकेशन जो इक्विटी मार्केट में होता है वो भी अच्छा होगा। बट ये अर्निंग सपोर्ट रहेगा, बट वैल्यूएशन कहाँ है वो कॉल आप खुद लेनी, मतलब हर स्टॉक को देख के लेनी होगी। कभी कभार क्या होता है कि वो 5 साल की ग्रोथ एक ही साल में प्राइस कर लो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फंडामेंटली मुझे लगता है कि वो सेक्टर काफी वेल सपोर्टेड है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में काफी फ्रॉथनेस है। चलिए मिश्रा साहब, लास्ट प्रश्न आपसे। मिड कैप IT इतना जबरदस्त मोमेंटम स्टॉक्स में है कि कोई 2 गुना, कोई 3 गुना आपको बढ़ता हुआ दिखा, और फ्रंटलाइन मिड कैप IT स्टॉक्स अब लार्ज कैप IT स्टॉक्स का वैल्यूएशन कमांड करते हुए दिख रहे हैं। क्या यहां पर भी बबल और फ्रॉथ है, या IT उस पायदान पर खड़ा हुआ है जहां पर हमने 20 साल पहले .com बस्ट के बाद IT कंपनीज का बहुत जबरदस्त तहलका देखा था ग्लोबल मार्केट्स में? इस सेक्टर पर अपना रुझान व्यक्त कीजिए। जरूर। सो पहले मैं बता दूं कि IT सेक्टर, और क्योंकि हम लोग ज्यादातर लार्ज कैप IT पे ही फोकस करते हैं, बिकॉज 90% ऑफ मार्केट कैप BSE 500 में IT सर्विसेज का उन्हीं 5-6 स्टॉक्स में है, तो उन पे हम अंडरवेट हैं। और मेरा ही मानना है, तो इसमें इसी टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी आएगी। जैसे US में अगर इतनी पेंट अप डिमांड है, सेविंग्स है, लोग कंजम्पशन पे भी खर्च करेंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अभी तक गुड्स डिमांड ओवरफ्लो कर रहा था, यानी कि बिकॉज US में गुड्स डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो पूरा एशिया और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सपोर्टेड थी उससे। बट जब वो अब सर्विसेज में जाएगा, तो सर्विसेज में तो लोग चाहिए,
और वो सर्विसेज में इंडिया का ऑलरेडी वो पाइप बना हुआ है, तो काफी हद तक टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। कंसर्न हमारा है मार्जिन पे। तो आपने देखा होगा कि वो वेज ग्रोथ, मतलब साल में 2 बार वेज ग्रोथ देनी पड़ी है। एट्रिशन नंबर्स जो हैं बढ़ने शुरू हो गए हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर भी जब हमने यूनिकॉर्न रिपोर्ट लिखी थी तो हमने ये भी कहा था कि भाई SaaS जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनीज हैं, उनमें क्या होता है कि जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉई है वो बहुत ज़्यादा होता है, और अच्छी चीज़ है। और अगर वो 5 बिलियन का मार्केट 5 साल में 15 बिलियन का होने वाला है, तो आप समझ सकते हैं जो सबसे अच्छे कर्मचारी होंगे IT सर्विसेज कंपनीज के, वो सब भाग के वो SaaS कंपनी में आएंगे, उनको वैल्यूएशन मिलती है, उनको स्टॉक ऑप्शन मिलता है, उनकी तनख्वाह भी ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए मार्जिन प्रेशर आएगा। और वो आपको इस रिजल्ट्स में दिखना शुरू हो गया होगा कि कंपनीज के टॉप लाइन तो ठीक है, बट मार्जिन में प्रेशर आ रहा है। छोटी कंपनीज का क्या होता है कि जब मार्केट थोड़ा एक्सेलरेशन फेज में होता है, तो बड़ी कंपनीज जो हैं वो थोड़ा लेट से कैचअप करती हैं, तो जो स्पिलओवर डिमांड होता है वो छोटी कंपनीज के पास जाता है, तो उनका टॉप लाइन जो है वो अच्छे से ग्रो करता है, जो हम भी आप देख रहे हैं। बट अगर आप हिस्ट्री देखें तो मैं काफी दिनों से इस सेक्टर को देख रहा हूँ, थोड़ा उम्र बढ़ गई है, तो मिड 90s में सभी कंपनी एक ही जैसी थी, राइट। उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ 4-5 कंपनी जो है वो बढ़ के अलग लेवल पे पहुंच गई, और ये छोटी कंपनी जो है वो एक आध जो है वो बीच में शुरू हुई है, बट बाकी सबका विंटेज वही है। तो एक रीजन था कि वो कंपनी स्केल कर गई और ये कंपनी स्केल नहीं कर पाई, और ये मुझे लगता है कि कुछ कंपनीज में होगा, अपॉर्चुनिटी होगी कि वो स्केल अप कर सकती हैं, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, एक लेवल ऑफ डिमांड के बियॉन्ड वो और तेजी से ग्रो कर पाएंगी कि नहीं, इसमें मुझे थोड़ा शक है। और दूसरा ये कि जो IT सेक्टर में जो बेनिफिट होता है बड़ी कंपनी के स्केल का, एक ये कि आपको बड़े कस्टमर्स हैं वो काफ़ी बिजनेस देते हैं, और दूसरा कि जो कर्मचारी हैं वो भी एक बड़ी कंपनी में काम करने के लिए थोड़े कम तनख्वाह पे भी आ सकते हैं। मुझे लगता है जो मार्जिन प्रेशर जब ये ग्रोथ का सर्ज थोड़ा वीकेंड करेगा, तो मार्जिन प्रेशर छोटी कंपनी में भी दिखेगा, और मल्टीपल्स अभी काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रॉड कुछ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब बड़ी कंपनी भी अब ग्रोथ के लिए, आपने देखा होगा हर कोई 40-50 हज़ार लोगों को हायर कर रहा है इस साल। तो जब वो भी ग्रोथ के पीछे भागेंगी तो इनका मोमेंटम फेड होगा, और मल्टीपल्स इतने हाई हैं कि अगर आप 12 महीने का परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो मिड कैप IT में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। कुछ एक कंपनीज एज आई सेड वो मे बी वो बस छोटी इसलिए है कि वो बड़ी कंपनीज के 10-15 साल बाद शुरू हुई, तो उन कंपनीज में हो सकता है कि ग्रोथ मोमेंटम और वैल्यूएशन सस्टेन करके। चलिए मिश्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बाजार का निचोड़ जो आगे आने वाले 5-6 महीनों में आता हुआ दिखेगा, आपने हमारे दर्शकों को समझाया। नीलकंठ जी बुलिश हैं बैंकिंग और इंडस्ट्रियल स्पेस पर, और सीमेंट और पेंट्स पर खासा रुझान रखते हैं लॉन्ग साइड पर। नीलकंठ जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत